हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। हमने हिंदी में पढ़ लिया था इसके पहले जो इम्पोर्टेंट, पहले हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, फिर हमने कल परिभाषाएं लिखी भी थी। इसके पहले हमने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब ये है कि स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब वही है। तो स्वर हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। अगर हम पूरा अध्ययन करेंगे तो हम 8 प्रकार के पढ़ेंगे। अब 8 प्रकार में पहला है उत्पत्ति के आधार में। अब कोई चीज़ का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति ही हो जाती है। जब कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होगी, बनेगा नहीं, निर्माण नहीं होगा, तो फिर उसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो पहला है स्वर की उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तीसरा है जीवा के उच्चारण के आधार पर। पहला उत्पत्ति, दूसरा ओष्ठ के आकार के आधार पर, तीसरा जीवा के उच्चारण के आधार पर, चौथा है हमारा दूसरा है उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर, तीसरा है ओठ की आकृति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर भी 2 होते हैं, उच्चारण के आधार पर भी 3 या 2 होते हैं। इसमें 2 होते हैं, लेकिन प्लुत स्वर भी उसी के अंतर्गत आता है, जो अभी अपने में इसमें मतलब हिंदी में उपयोग नहीं होता, लेकिन हम पढ़ेंगे फिर भी। तीसरा है ओठ की आकृति के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। चौथा है जीवा के उच्चारण के जीवा उच्चारण के स्थान पर होता है 3 प्रकार का। पांचवा है मुख आकृति, मतलब मुख की आकृति के आधार पर कितना खुलता है, कितना बंद होता है। छठवां उच्चारण के स्थान के आधार पर, जो 4 प्रकार के होते हैं। सातवां प्रकृति स्वभाव नासिक के आधार पर, जो 2 प्रकार के होते हैं। और हमारा 8वां है आगत या विदेशी या आए हुए स्वर। क्या सोचिए आप, इतने में हमको 8 प्रकार पढ़ना है। जितने अक्षर है स्वर में, हमको 8 प्रकार पढ़ना है। तो हम सबसे पहला पढ़ लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है कौन सा? संधि स्वर। या मूल स्वर का मतलब है मूल यानी मूल का मतलब है कि जो निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण किसी दूसरे स्वर की सहायता से ना हुआ हो, यानी वो अकेले हो, वो अपने मूल अवस्था में हो, तो उसे हम मूल स्वर कहते हैं। जो संधि स्वर है, अब मूल स्वर के नाम कितने हैं आप देखिए। मूल स्वर का एक ही नाम है जिसके उत्पत्ति में अन्य किसी वर्ण का योगदान नहीं होता। जैसे अब मूल स्वरों की संख्या 4 है। कितने? मूल स्वरों की संख्या 4 है। मूल स्वरों की संख्या 4। अब आप लोग इसके ट्रिक मैं बता दे रही हूँ। ट्रिक ये कि मूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। हम पढ़ भले हिंदी रहे हैं, लेकिन हमें अपने काम से मतलब है ना। अगर हमें कोई चीज़ इंग्लिश के शब्द से याद हो रही तो हम उसको भी देख ले रहे हैं। ये मूल लिखा है ना, तो मूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट, ROOT। ठीक है ना। आप ये रूट याद करो, मूल यानी जड़, रूट यानी जड़, रूट यानी जड़ होता है। तो अब इसको क्या करते हैं कि आप ये समझो कि इसमें 4 अक्षर है ना, इसमें भी 4 वर्ण है। नहीं तो आप लोग हिंदी इंग्लिश नहीं मिक्स करो, दिक्कत ना हो, हिंदी में ही पढ़ो। मूल में कितने मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ और री। अ यानी छोटा वाला आ, ई यानी छोटी वाली ई, उ यानी छोटा वाला उ, और री यानी छोटा वाला री। क्या आ किसी और से भी मिलके बनता है? आ में तो सिर्फ एक ही होता है ना, आ। ई में क्या कुछ और निकलता है? नहीं। उ भी एक ही होता है, और री भी अपने से ही बनता है। अब अगला है हमारा सांध्य या संधि स्वर। सांध्य या संधि स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। संधि और संधि का मतलब होता है, जैसे पहले कि राजाओं में या फिर लड़ाई में क्या हो जाया करते थे? संधि हो जाया करते। संधि का मतलब है कि जहाँ 2 मिले हों। कहाँ हो? संधि का मतलब जहाँ 2 मिले हों। तो जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से होता है। अब इसमें कौन सा तीर मार दिया? हम स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो स्वरों के निर्माण से ही तो होगा। इसमें व्यंजन थोड़ी हो जाएगी आके। तो जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से होता है, यानी आ, ये बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला उ, ए, ओ और औ, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। मूल स्वरों की संख्या 4, संधि स्वरों की संख्या 7। मूल 4, संधि 7, मूल 4, संधि 7, 7 से संधि, 7 से 7, 7 से संधि, 7 से 7। अब ये देखते हैं कि संधि स्वर है कैसे। तो ये जो बड़ा वाला आ है,
इसमें 2 आ होते हैं। कितने आ होते हैं? 2 आ होते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो मूल स्वर कितने होते हैं हमारे? 4। संधि स्वर होते हैं हमारे 7। अब आ का निर्माण हमने बताया कि 2 आ से मिलकर बड़ा वाला आ बनता है, 2 छोटी ई से मिलकर बड़ी वाली ई बनती है, 2 छोटा ऊ से मिलकर बड़ा वाला ऊ बनता है। और आ और ई, इनको जरूर याद रखना, इन चारों को। ये ए बनता है आ और ई से मिलकर, जब आ और ई जुड़ जाते हैं तो ए बनता है। आ और ए जब जुड़ते हैं, जब ए बन चुका है तो आ और ए जब जुड़ेंगे तो आई हो जाएगा। अब ओ बनेगा आ और ऊ से, आ बनेगा आ और ओ से। तो हमारे संधि स्वर कितने हो गए? 7। अब हम अगला प्रकार पढ़ लेते हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर। कितने होते तो 2 है, लेकिन हम पढ़ेंगे 3। पहला क्या है? हर्ष या हर्ष दीर्घ और प्लुत। कितने? हर्ष दीर्घ प्लुत। हर्ष का मतलब होता है छोटा। हर्ष एक मात्रिक लघु मूल या छोटा स्वर, इसे कहते हैं हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या छोटा स्वर। इसका अब हम पढ़ क्या है? उच्चारण। तो हम उच्चारण से संबंधित चीजें पढ़ेंगे, बातें पढ़ेंगे। तो इसके उच्चारण में, चूंकि इसका नाम है एक मात्रिक, इसके उच्चारण में एक ही मात्रा का समय लगता है। कितना? 1 मात्रा का समय लगता है। अब हम देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। जैसे अ छोटा ई छोटा ऊ छोटा री। तो अ, ई, ऊ, री, इनको धीरे से बोला जाता है ना। इसका मतलब जो धीरे से बोले जाते हैं। हम आ ई जब पढ़ते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं? आ ई, ये धीरे से पढ़ते हैं, ये धीरे से पढ़ते हैं। फिर ऊ, ये भी धीरे से पढ़ते हैं। फिर री, यहाँ तक धीरे तेज करते हैं। फिर यहाँ से हम एक समान बोलने लगते हैं ना, ए ऐ ओ औ अंग आहा, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो वही ये कह रहा है कि जो धीरे से बोले जाए। कितने होते हैं? हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। यही उत्पत्ति के आधार पर जो मूल स्वर थे, मूल स्वर और हर्ष स्वर दोनों एक ही हैं। मूल भी वही है और हर्ष भी वही है। अब हम इसमें अगला प्रकार देखते हैं, दीर्घ या द्विमात्रिक या गुरु या मिश्रित। दीर्घ यानी बड़ा होता है, द्विमात्रिक यानी दो मात्राओं का समय लगता है। गुरु यानी गुरु भी बड़ा होता है। लघु और गुरु पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो गुरु भी बड़ा को ही कहते हैं। और मिश्रित, मिश्रित यानी मिले हुए, जो उसमें मिले। अरे 2 मात्राएं हैं तो मिले तो हैं ही। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये इसमें इसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। जो द्विमात्रिक होता है, जो दीर्घ होता है, जो गुरु होता है, उसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। जैसे अ, धीरे से बोल दिया हमने, धीरे से बोल दिया। फिर आ, आप देखिए इससे दुगना समय लग रहा है ना। आ, ई, ऊ, ये कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऊ हो गया ना। उसके बाद ये री छोटा है तो री को हम छोड़ देंगे। फिर ए ऐ ओ औ, इनको तो अयोग वा कहा जाता है, अंग आहा को, ये तो कल ही बताया था। तो अब इनमें भी आप ये देखिए कि इनकी संख्या कितनी होती है? दीर्घ या द्विमात्रिक शब्दों की स्वरों की संख्या 7 होती है। अब इनमें भी ये जो है आ ई उ, ये कितने कैसे हैं? मूल स्वर। और ये कैसे हैं? ये संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर कैसे हैं? मूल स्वर हैं का मतलब, ये जैसे देखिए मूल स्वर है तो ये आ और आ से मिलते हैं ना, और ई से मिलते हैं, उ और उ से ये आ ई उ मिलते हैं। लेकिन जो ए है वो ए कैसे बनता है? हमने यहाँ पे देखा था ए बनता है आ और ई, यानी अलग अलग व्यंजन। कहने का मतलब वही है कि ये जो है आ ई उ, ये एक समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे बड़ा आ है, वो 2 छोटे आ को मिला देंगे आप तो बड़ा आ बन जाएगा। जब बड़ी ई बनेगी तो 2 छोटी ई मिलेंगी, यानी 2 छोटी ई ही मिल रही है ना, कोई और कुछ और नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ी ई हो जाएगी। जब बड़ा ऊ बनेगा तो 2 छोटे ऊ मिलेंगे। कैसे? 2 छोटे ऊ मिलेंगे तो मिल तो ऊ ही रहे हैं, भले तो मिल रहे हैं लेकिन मिल तो ऊ ही रहे हैं ना, तो ये मूल हो जाएंगे। अब ये संयुक्त जो ये ए है, ए कैसे बनता है हमारा? यहाँ पे ये दे रहा है आ और ई। ए कैसे बनता है? आ और आ नहीं मिल रहा है, आ और ई मिल रहा है। ऐसे जब हमारा ए बनेगा तो क्या बनेगा हमारा? आ और ए, आ और ए। यहाँ पर हम देखते हैं आ ई, ठीक, यहाँ पर आ और ए, ठीक।
अब जब हमारा ओ बनेगा तो आ प्लस उ, और जब हमारा अ बनेगा तो आ प्लस ओ। तो आप ये देखिए कि इसमें अलग अलग मिल रहे हैं ना, अलग अलग स्वर मिल रहे हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। टोटल इनकी संख्या 7 होती है, इसी में आ जाते हैं। अब आया हमारा तीसरा प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या वैदिक स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। इसके शब्द से ही मतलब दिख रहा है कि त्रिमात्रिक यानी हर्ष एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक, यानी इसमें हरस्व से मतलब सॉरी दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा, यानी हरस्व का तिगुना समय लगेगा, यानी एक मात्रा का तिगुना समय लगेगा। सीधा सा मतलब ये समझिए कि जिसके उसमें मतलब जिस स्वर के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे वो प्लुत स्वर है। तो ये इसमें नहीं आता, वो है ओम, ऐसे होता है ना, आप लोग देखो ना ओम, ये हमारा प्लुत स्वर है। ओम क्या है? हमारा प्लुत स्वर। अब हमारा आया तीसरा, स्वरों की वर्गीकरण में जो तीसरा नंबर था ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ, होष्ठ यानी होठ, अरे ये जो होठ लिप होता है, लिप लिप, उसकी आकृति कैसी बनती है बोलते समय उसके आधार पर बता रहा है। इसके आधार पर दो होते हैं, एक वृत्तमुखी एक अवृत्तमुखी। एक वृत्तमुखी एक अवृत्तमुखी। अरे जब हम स्वर बोलेंगे तो हमारा किस और आकार में तो होठ जाएगा नहीं, या कि गोला होगा या कि गोला नहीं होगा, बस दो ही बात है। वृत्तमुखी, गोल, होष्ठ या वर्तुलित। वर्तुलित ये टेक्निकल नाम याद रखिएगा। वृत्तमुखी, वर्तुलित, गोल और होष्ठ। इनके उच्चारण में हमारा मुंह गोल हो जाता है। जैसे मैं बोल के दिखाती हूँ, ठीक है ना, आप लोग अपने सामने प्रैक्टिस करिएगा। मैं बोल के दिखाती हूँ, जैसे ऊ, देखा ऊ, देखिए होठ गोल हो गया ना, ऊ। भले कैसे बोल रहे हैं, होठ तो गोल ही है, आवाज नहीं देखनी है आपको, होठ देखना है। आप खुद बोलिए, आपको पता चल जाएगा। ओ, ये भी गोल होता है। औ, गोल होता है। अ, आगत स्वर वाला, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, इस टाइप के जो शब्द। तो होस्ट के आधार पर जो वृत्तमुखी स्वर है उनकी संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। अब हम आगे आते हैं तो अवर्तुलित या अवृत्तमुखी। तो इनके उच्चारण में होस्ट हमारा गोल नहीं होता। अब हमारे कहने तो आप मानेंगे नहीं, चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग इसका। तो आ, जब हम छोटा आ बोलते हैं तो अ, मुंह हालांकि छोटा आ इसमें नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, लेकिन जब ऊ बोलते हैं तो ऊ, होठ गोल हो रहा है ना, लेकिन आ के लिए आ, मुंह ज्यादा खुल रहा है ना। ई बोल के देखिए, ई, इसमें मुंह गोल हो रहा है, होठ गोल हो रहा है नहीं। री में भी गोल नहीं हो रहा। ए, आए। अब आप लोग आ और ओ की प्रैक्टिस करिए। आ, मुंह गोल नहीं हो रहा है, ओ, होठ गोल हो रहा है। तो इन जो अवृत्तमुखी हैं, अवृत्तमुखी या अवर्तुलित, इनकी संख्या है 6। इनकी संख्या 5 है और इनकी संख्या 6 है। अब विशेष बात क्या है कि जो आ है हमारा अनार वाला है, जो छोटा वाला आ होता है, वो उदासीन स्वर है। विकल्प में न होने पर अवृत्तमुखी चुना जाता है। मान लीजिए अब ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि अगर इसमें पूछा कि मतलब वर्तुलित या होस्ट या वृत्तमुखी शब्द कौन से, सॉरी स्वर कौन कौन से हैं, उसमें अगर विकल्प में ये नहीं दिया, आ नहीं दिया है, तो विकल्प में नहीं होता तो ये अवृत्तमुखी के अंतर्गत आता है। जब इसके विकल्प में नहीं होता है तो ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम रिवाइज कर ले रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़े जब, तो उसमें हमने देखा कि 4 प्रकार से वर्गीकृत किए गए स्वर, यानी 4 प्रकार से बांटे गए। उसमें पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उच्चारण या मात्रा के आधार पर, तीसरा ओष्ठ की आकृति के आधार पर, चौथा है जीवा के उच्चारण के स्थान पर, पांचवा मुखाकृत के आधार पर, छठवां उच्चारण स्थान के आधार पर, सातवां प्रकृति या नासिक या स्वभाव के आधार पर, और 8वां है हमारा आगत या विदेशी स्वर, जिसमें से हमने 3 टाइप आज पढ़ ली। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर 2 है, हरस्व और दीर्घ। हरस्व जिसमें क्या होता है, जो अपने जिनका निर्माण अकेले होता है, मतलब किसी दूसरे सहयोग से नहीं होता है।
और दीर्घ में जिसमें दो स्वर मिलकर जुड़ जाते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला हमने देखा उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो इसमें होते तो 2 ही हैं, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिसको उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी छोटे अ, ई, उ, री, यानी जो हमारे मूल है वही हमारे ह्रस्व है। दीर्घ या द्विमात्रिक या गुरु, ये हैं हमारे कितने हैं? ये हमारे 7 हैं। इनमें 2 मतलब ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, यानी छोटा अ से दुगुना समय लगता है। तो वो क्या है? ह्रस्व स्वरों से जब अधिक दुगुना समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, तो ये है 7। अब इनमें भी कैटेगराइज कर दिया है कि ये जो मूल स्वर है ये आ, ई, उ है, संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। अब तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वैदिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। वैदिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में ही तो लिखे गए थे, तो इसमें संस्कृत में इसका उपयोग होता है। जिसका उच्चारण करते समय सबसे ज़्यादा समय लगता है, जिसके उच्चारण करते समय सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर, यानी ओम। ओम क्या है? प्लुत स्वर है। अब हमने तीसरा पढ़ा था होस्ट की आकृति के आधार पर। होस्ट की आकृति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। पहला वर्तुलित, वृत्तमुखी या गोल। वर्तुलित, वृत्तमुखी, गोल या ओट होस्ट है। और दूसरा होता है अवर्तुलित या अवृत्तमुखी। वर्तुलित या वृत्तमुखी या वृत्तमुखी, गोल या ओष्ठ में क्या होता है? उनको बोलते समय हमारा जो होठ है, हमारा लिप है जो हमारा, वो गोल हो जाता है। जैसे क्या है? उ, ऊ, ओ, आओ, अ, आगत वाला आ। इनकी संख्या कितनी है? 5। अब हमारा दूसरा है अवर्तुलित या अवृत्तमुखी। तो आ, इनका मतलब है कि इनका उच्चारण करते समय या इनको बोलते समय होंठ गोल नहीं होता। तो आ, ई, री, ए, ऐ, इनकी संख्या कितनी है? तो 6। अब विशेष बात है कि जो अ है, अ आगत स्वर है, अ उदासीन स्वर है, विकल्प में न होने पर ये अवृत्तमुखी चुना जाता है। तो आज हमने 3 टाइप पढ़े हैं। आगे फिर हम ये जो 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इनको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और आराम से पढ़िए, इकट्ठे पढ़ लेंगे सब चीज़ तो समझ नहीं आएगा। अच्छा हाँ, कुछ विद्यार्थियों का फ़ोन आया था कि मैम PDF चाहिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, दिमाग में PDF कर लीजिए। मैं तो बोलती रहती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अगर दिख रहा हो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, PDF की व्यवस्था जल्दी ही कर दी जाएगी। तब तक के लिए और विद्यार्थियों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद एंड टेक केयर।